नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे विषय में उतर रहे हैं, आयुर्वेद के मूल सिद्धांत। जी। और इसके लिए हम देख रहे हैं अष्टांग संग्रह, जो वैद्यपति सिंह गुप्त के पुत्र वाग्भट की रचना है। हाँ, एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है ये। बिल्कुल। और हम खास तौर पर इसका पहला अध्याय आयुष कामीय, उस पर ध्यान देंगे। आयुष काम्या, नाम से ही पता चलता है। हाँ, आयुष यानी जीवन और काम मतलब इच्छा। तो ये उन लोगों के लिए है जो एक लंबा, स्वस्थ और उद्देश्यपूर्ण जीवन चाहते हैं। जी। ग्रंथ की शुरुआत ही इसी बात से होती है कि जीवन ऐसा हो जिसमें हम धर्म, अर्थ और सुख पा सकें। बिल्कुल, ये जीवन के लक्ष्य माने गए हैं। और श्लोक 2 कहता भी है, आयुः कामय मानेन धर्मार्थ सुख साधनम आयुर्वेदोपदेशेषु विधेय परमादरः। मतलब जो लंबा जीवन चाहते हैं उन्हें आयुर्वेद के उपदेशों का पूरा आदर करना चाहिए। सही है, क्योंकि आयुर्वेद ही इसका साधन है। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये जो इतना महत्वपूर्ण ज्ञान है, ये आया कहाँ से? मतलब इसका ओरिजिन क्या है? देखिए, अष्टांग संग्रह में एक दिव्य परंपरा बताई गई है। दिव्य। हाँ, ऐसा मानते हैं कि ये सनातन ज्ञान सबसे पहले ब्रह्मा ने समझा। फिर उन्होंने इसे दक्ष प्रजापति को दिया। अच्छा। दक्ष प्रजापति से ये अश्विनी कुमारों तक पहुंचा, जो देवताओं के वैद्य माने जाते हैं। हाँ, अश्विनी कुमार। और फिर अश्विनी कुमारों ने इसे इंद्र को यानी शतक्रतु को सिखाया। वाह, मतलब देवताओं से चला रहा है ये ज्ञान। पर यह हम मनुष्यों तक कैसे पहुंचा? इसकी जरूरत क्यों पड़ी? हाँ, ये भी एक दिलचस्प कहानी है। ग्रंथ बताता है कि जब धरती पर लोग बहुत बीमार होने लगे, ऐसी बीमारियां जो उन्हें अपने जीवन के लक्ष्य मतलब धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इनको पाने से रोक रही थीं। अच्छा। तब आत्रेय, पुनर्वसु, धन्वंतरी जैसे जो बड़े ऋषि मुनि थे वो चिंतित हुए। हाँ, स्वाभाविक है। तो वो सब मिलकर इंद्र के पास गए मदद के लिए। अच्छा, इंद्र के पास। जी। और इंद्र ने फिर करुणा करके उन्हें आयुर्वेद का ज्ञान दिया। वाह, अलग अलग ऋषियों के। हाँ, बिल्कुल। इससे तो ज्ञान थोड़ा बिखरावा सा नहीं लगता? मतलब यहीं पर शायद वाग्भट के अष्टांग संग्रह की भूमिका आती होगी। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। वाग्भट खुद यही कहते हैं कि उस समय कई सारे तंत्र मौजूद थे जी। पर कोई एक ग्रंथ ऐसा नहीं था जिसमें सब कुछ हो, मतलब जो सभी रोगों के लिए पर्याप्त हो। और इतने सारे ग्रंथ पढ़ना, उसमें तो पूरी जिंदगी लग जाती। सही बात है। और कई बार एक ही बात अलग अलग ग्रंथों में दोहराई भी जाती थी। कहीं कहीं शायद मतभेद भी थे। तो वाग्भट के सामने ये चैलेंज था कि इस बिखरे हुए ज्ञान को कैसे समेटा जाए, है ना? उसे व्यवस्थित किया जाए। हाँ, उनका लक्ष्य यही था। अष्टांग संग्रह का मतलब ही है 8 अंगों का संग्रह। अच्छा। उन्होंने क्या किया कि पहले के जो ग्रंथ थे उनका सार लिया, जो बातें बार बार आ रही थीं उन्हें हटाया, विरोधाभासों को सुलझाने की कोशिश की। और उन्होंने 3 मुख्य चीजों पर फोकस किया। हेतु यानी कारण। हाँ, बीमारी का कारण। फिर लिंग, लक्षण। जी, लक्षण या संकेत। और तीसरा औषध यानी उपचार। कारण, लक्षण, उपचार। बहुत लॉजिकल तरीका ये तो। बिल्कुल। श्लोक 7 में इसका जिक्र भी है। सर्वतंत्राण्यतः प्रायः संहृत्याष्टांग संग्रहः करिष्यते। मतलब लगभग सभी तंत्रों का सार लेकर ये संग्रह रचा जाएगा। उनका मकसद ज्ञान को सुलभ और प्रैक्टिकल बनाना था। ये तो वाकई बहुत बड़ा काम था। चलिए अब उन मूल अवधारणाओं पर आते हैं जो वाग्भट इस पहले अध्याय में बताते हैं। आयुर्वेद के हिसाब से स्वास्थ्य और बीमारी की कुंजी क्या है? आयुर्वेद का जो आधार है वो है त्रिदोष सिद्धांत। त्रिदोष, हाँ। ये 3 मौलिक ऊर्जाएं या सिद्धांत हैं जो हमारे शरीर और मन की सारी क्रियाओं को चलाते हैं। वायु या वात, पित्त और कफ। वात, पित्त, कफ। जी। श्लोक 10 कहता है, वायु पित्तम कफश्चेति त्रयो दोषाः समासता। मतलब संक्षेप में ये 3 दोष हैं। जी। ये नाम तो हम अक्सर सुनते हैं, पर असल में ये है क्या? वात, पित्त, कफ। देखिए, इन्हें हम शरीर की बेसिक फंक्शनल एनर्जीज कह सकते हैं। अच्छा। जैसे वायु है, वो गति से जुड़ा है, मूवमेंट, कम्युनिकेशन। शरीर में सांस का चलना, खून का बहना, नर्व इम्पल्स, विचारों का चलना, ये सब। ये ज्यादातर वायु और आकाश तत्व से जुड़ा है। ओके। फिर आता है पित्त। ये ट्रांसफॉर्मेशन, मेटाबॉलिज्म, ऊर्जा उत्पादन, जैसे पाचन, बॉडी टेम्परेचर, हमारी दृष्टि, इन सब चीजों से जुड़ा है। अच्छा। इसका संबंध अग्नि और जल तत्व से है। राइट। और तीसरा है कफ। ये जुड़ा है स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी, लुब्रिकेशन से।
जैसे शरीर के टिश्यूज का बनना, जोड़ों में चिकनाई, मानसिक स्थिरता। ये पृथ्वी और जल तत्व का कॉम्बिनेशन है। तो मतलब अगर ये तीनों बैलेंस में है तो हम स्वस्थ हैं? बिल्कुल, यही स्वास्थ्य की परिभाषा है। श्लोक 31 इसे साफ कहता है, रोगस्तु दोष वैषम्यम दोष साम्य अमरोगता। अच्छा। मतलब रोग क्या है? इन दोषों का वैषम्य यानी असंतुलन, और आरोग्यता या स्वास्थ्य क्या है? इनका साम्य यानी संतुलन। ओके। ये दोष या तो बढ़ सकते हैं, जिसे वृद्धि कहते हैं, या कम हो सकते हैं, जिसे क्षय कहते हैं, या फिर संतुलित रह सकते हैं, जिसे साम्य कहते हैं। जब बैलेंस में होते हैं तो शरीर को सपोर्ट करते हैं, जब बैलेंस बिगड़ता है तो बीमारी पैदा करते हैं। ठीक है। और एक और दिलचस्प बात यह है कि ये दोष पूरे शरीर में होते तो हैं, पर इनके कुछ मुख्य स्थान भी बताए गए हैं। अच्छा, कहाँ? जैसे वायु का मुख्य स्थान नाभि के नीचे का हिस्सा है, बड़ी आंत, पेल्विक एरिया। ओके। पित्त का नाभि और हृदय के बीच का एरिया, छोटी आंत, पेट, लिवर। और कफ का हृदय के ऊपर का हिस्सा, छाती, गला, सिर। ये तो बहुत स्पेसिफिक है। हाँ, और इतना ही नहीं, इनका संबंध उम्र से भी जोड़ा गया है। उम्र से कैसे? जैसे बुढ़ापे में अक्सर वायु बढ़ जाता है, युवावस्था या मिडिल एज में पित्त का प्रभाव ज्यादा होता है, और बचपन में कफ का। अरे वाह। और दिन के अलग अलग पहरों में या जब खाना पचता है तब भी इनमें उतार चढ़ाव होता रहता है। ये दिखाता है कि कितने डायनामिक हैं। ये जानना कि ये इतने डायनामिक हैं और उम्र, समय, पाचन इन सब के साथ बदलते हैं, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्या ये जन्म से ही हमारी जो बेसिक नेचर होती है, जिसे प्रकृति कहते हैं, उसे भी तय करते हैं? हाँ, ये आयुर्वेद का एक बहुत ही कोर कॉन्सेप्ट है। अच्छा। ग्रंथ के अनुसार जब गर्भ धारण होता है उस समय माता पिता के शुक्र यानी स्पर्म और आर्तव यानी ओवम में जो दोष प्रबल होते हैं, वही बच्चे की स्थायी प्रकृति यानी उसकी फिजिकल और मेंटल बनावट तय करते हैं। ओह, मतलब जन्म से ही? जी। तो मुख्यतः 3 तरह की प्रकृतियां होती हैं, जिनमें एक दोष ज्यादा होता है, वातज, पित्तज, कफज। ठीक है। फिर 2 दोषों के कॉम्बिनेशन वाली भी होती हैं, जिन्हें द्विदोषज कहते हैं। ग्रंथ इन्हें निंदनीय कहता है क्योंकि इनमें इम्बैलेंस का चांस ज्यादा रहता है। अच्छा, निंदनीय है। हाँ, और सबसे अच्छी मानी जाती है समधातु प्रकृति, जिसमें तीनों दोष जन्म से ही बैलेंस में होते हैं, पर ये बहुत रेयर होती है। श्लोक 15 में इसी क्लासिफिकेशन की बात है। और अपनी प्रकृति को जानना आयुर्वेद में इलाज और स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी माना जाता है। हर व्यक्ति की अपनी अलग बनावट, ये तो पर्सनलाइज्ड मेडिसिन का बेसिस लगता है। बिल्कुल, एक तरह से। क्या हम इन दोषों के कुछ खास गुणों को समझ सकते हैं? मतलब जैसे वात की क्या क्वालिटीज हैं, पित्त की क्या हैं? हाँ, जरूर। ग्रंथ इनके गुणों को लिस्ट करता है, जिससे इन्हें पहचानने में मदद मिलती है। श्लोक 16 के अनुसार बताइए। वात के गुण है रूक्ष यानी सूखा, लघु यानी हल्का, शीत यानी ठंडा, खर यानी खुरदरा, सूक्ष्म यानी बहुत बारीक फैलने वाला, और चल यानी मूव करने वाला। ओके, हवा जैसा। हाँ, बिल्कुल। फिर पित्त के गुण हैं सस्नेह, थोड़ा ऑयली, तीक्ष्ण, तेज पेनेट्रेटिंग, उष्ण, गरम, लघु, हल्का, विस्र, एक खास गंध वाला जैसे मांस की गंध, सर, फैलने वाला, और द्रव लिक्विड, आग या एसिड जैसा। कुछ वैसा समझ सकते हैं, पाचन अग्नि जैसा। और कफ के गुण हैं स्निग्ध, ऑयली, चिकना, शीत, ठंडा, गुरु, भारी, मंद, धीमा, श्लक्ष्ण, चिकना, मुलायम, मृत्सन, चिपचिपा, स्टिकी, और स्थिर, स्टेबल। ये पानी और मिट्टी जैसा, स्थिरता देने वाला। हाँ, जो स्थिरता और पोषण दे। इन गुणों को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आयुर्वेद का एक बेसिक प्रिंसिपल है कि समान गुण वाली चीजें समान गुण को बढ़ाती हैं और विपरीत गुण वाली कम करती हैं। अच्छा, ये इलाज का आधार बनता है फिर? बिल्कुल। ये गुण तो दोषों की काफी क्लियर पिक्चर देते हैं। दोषों के अलावा शरीर के और कौन से बुनियादी हिस्से हैं जिनका ग्रंथ जिक्र करता है? दोषों के साथ साथ ग्रंथ 7 धातुओं का वर्णन करता है। धातु? हाँ, इन्हें हम आज की भाषा में बॉडी टिश्यूज कह सकते हैं। अच्छा, टिश्यूज कौन कौन से? ये 7 है। रस, जो पोषण देने वाला फ्लूइड है, जैसे प्लाज्मा या लिम्फ, रक्त, खून,
मांस मसल टिश्यू, मेद फैट टिश्यू, अस्थि हड्डी,